हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। दोस्तों, इस टाइम मार्केट में इमेज बेस्ड क्वेश्चन का तहलका है। मतलब जब आप पेपर देने जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको जब इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिखते हैं, वहां पर कोई पिक्चर दिखाई देती है और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में तकलीफ होती है, डिफिकल्टी आती है और उसको यह यकीन नहीं होता यार जो मैंने आंसर अटेम्प्ट किया है उसमें मुझे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, उसी मुश्किल को आसान करने के लिए आज की क्लास में मैं आपके लिए पेश कर रहा हूं इमेज बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक्स। वैसे तो चाहे आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हो या बिजनेस स्टडीज हो, उसमें भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन की अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है। और आपने अगर अच्छे प्रीवियस ईयर पेपर देखे हो तो वहां पर आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिखाई दिया होगा। और इवन जो सीबीएसई के सैंपल पेपर्स आ रहे हैं उसमें भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इमेज आएगी। पहले तो आपको यह क्लियर कर देता हूं कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके का आपके पेपर में आ सकता है, और फिर टॉप 10 इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। आपको वो करने बहुत जरूरी है। चलो जी, पहली क्लैरिटी, आपके किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। देखो जी, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो इमेज के ऊपर बेस्ड होंगे वो कितने हो सकते हैं। पहले नंबर पे आपको कोई पिक्चर शो करेगा, पिक्चर मतलब कोई फोटो शो करेगा और उस फोटो से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। वो मैं बता दूंगा कैसी फोटो होगी, अभी आंसर भी कैसे करना सब बताऊंगा। दूसरा यार, एक ग्राफ आपको पेश कर सकता है। ग्राफ स्टैटिस्टिक्स की जिसको समझ हो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल यहां पर ज्यादा मजबूत होगा, ठीक है। लेकिन उस ग्राफ वाले कॉन्सेप्ट को भी कैसे पानी की तरह आपको आसानी हो जाएगी उसको लिखने में, वो मैं बताऊंगा। तीसरा, कोई फ्लो चार्ट हो सकता है। फ्लो चार्ट मतलब अभी दिखा दूंगा, एक क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ स्टेप्स हो सकते हैं या किसी चीज के, मान लो किसी कॉन्सेप्ट के अंदर टाइप्स हैं, 3 टाइप है तो 2 टाइप देगा आपको, तीसरा खाली छोड़ देगा, तो उसको फिल करना होगा, वो मैं बताऊंगा। अभी ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन कितने नंबर का आ सकता है, ये मेन क्वेश्चन है दोस्तों। ये ट्रेंडिंग है 3 से 4 नंबर क्वेश्चन में, लेकिन ये 1 नंबर का भी आ सकता है। काफी बार बहुत आसानी होने के चांसेस हो जाते हैं कि आपको क्वेश्चन में फोटो दी होती है और बोला होता है कि फोटो को देखकर आंसर दो, लेकिन कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज खुद उसका आंसर दे रही होती है, तो इतनी आसानी भी इन क्वेश्चंस में होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। चलो जी, पिक्चर, ग्राफ या फ्लो चार्ट कुछ भी हो, इसका क्वेश्चन किस तरीके का आएगा और हम आंसर किस तरीके से करेंगे, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। देखो जी, आपको सबसे पहले कोई भी पिक्चर या ग्राफ या फ्लो चार्ट जब देगा तो पहला क्वेश्चन मोर देन 80% केसेस में लागू होगा। वो पूछेगा आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, यानी उसमें कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। मतलब ढूंढ कर निकालो कि उसमें कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, और फिर उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि बोलेगा इस फोटो के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, उसको आइडेंटिफाई करो और उसके मेरिट्स लिखो या डीमेरिट्स लिखो, या फिर उसकी इंपॉर्टेंस लिखो या उसकी लिमिटेशन लिखो, या उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा। तो यहां पर अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत भी है ना, तब भी आपको पिक्चर आइडेंटिफाई करनी बहुत जरूरी हो जाती है, ठीक है जी। अगर ग्राफ वाला क्वेश्चन आया तो यहां पर ग्राफ भी हो सकती है दोस्तों और टेबल भी हो सकती है, मैं बता रहा हूं, टेबल भी ग्राफ भी दोनों। इसमें 2 बातें पूछी जाती है। पहली बात आइडेंटिफाई करो, दूसरा बात एनालाइज करो। एनालाइज, एनालाइज बोल देगा या बोल देगा इंटरप्रेट, मतलब वही कंक्लूजन निकालो। किस चीज से, ग्राफ और टेबल, ऐसे क्वेश्चंस में आपको डेटा गिवन होता है, नंबर्स गिवन होते हैं। डेटा का मतलब कोई नंबर में इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी यहां पर, और आपको उस ही इंफॉर्मेशन को, मतलब जो टेबल या डायग्राम में है, थ्योरेटिकली लिखना है, ठीक है। और अगर कहीं इसके साथ उसने कुछ अटैच कर दिया, लाइक कॉन्सेप्ट जो आइडेंटिफाई किया है उसके कॉजेस वगैरह लिखो, तो क्वेश्चन की लेंथ बढ़ेगी, तो फिर मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। एक बार नजारे ले लेते हैं, मतलब क्वेश्चन कैसा और उसका सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, उसके नजारे ले लो। पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है, ये फोटो बेस्ड क्वेश्चन है, यानी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। ये फोटो दी हुई है, इसको दिखाने से पहले एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। लिखा है जी, आइडेंटिफाई द सिचुएशन
डेपिक्टेड इन द गिवन इमेज। डेपिक्टेड मतलब शोन, नीचे एक इमेज दी हुई है, इसमें कौन सी सिचुएशन है उसके बारे में आपको बताना है, और फिर एक क्वेश्चन और आगे है, उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं। यार यहां पर लिखा है जॉब सेंटर, नौकरी से रिलेटेड बात हो रही है, और यहां बेइंतहा भीड़ है, बेइंतहा भीड़ है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। देखो ये एक बॉक्स है, आप ये अज्यूम कर सकते हो ये किसी के हाथ में है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये एक कंपनी है, यहां से लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हुआ, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे ही आप इस आइडेंटिफाई वाले कॉन्सेप्ट का जवाब दे दोगे कि यहां पर क्या शो किया गया, आपका एक नंबर पक्का, एक नंबर पक्का। आगे बात करते हैं, आगे इसने कैसे बढ़ाया है इस कहानी को, बोलता है कैटेगराइज द 3 मेन रीजंस या 3 मेन कॉजेस ऑफ इट इन द इकोनॉमी। ऑफ इट का मतलब जो भी कॉन्सेप्ट आपने आइडेंटिफाई किया है उसके 3 मेन कॉजेस भी बताओ। तो यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट के आपको कोई 3 मेन कॉजेस बताने हैं, 3 मेन कॉजेस। मैं आपको यहां पर कॉन्सेप्ट सिखाने नहीं आया, पहली बात, मैं यहां पर आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को क्रैक कैसे करते हैं ये बताने आया हूं। मतलब यहां पर मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट के कोई भी 3 रीजन बता देना। फॉर एग्जांपल दोस्तों, इसका आंसर कैसे देना है, एक फॉर्मेट है, लिख दिया द पिक्चर डिपिक्ट्स अनएम्प्लॉयमेंट। पिक्चर ने ये वाला क्वेश्चन शो कर दिया, मतलब ये कॉन्सेप्ट शो कर दिया, आपको एक नंबर मिल जाएगा। अब बच्चा यहां कहां डूबेगा, बच्चा डूबेगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन भी देगा, अपने नंबर बनाएगा, कहेगा हाँ यार कुछ आता नहीं, चला अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन दे देता हूं, कुछ ना कुछ तो नंबर ज्यादा मिलेंगे। भूल के भी ऐसा मत करना, उसने सिर्फ ये बोला है आइडेंटिफाई करो सिचुएशन को, ये नहीं बोला आइडेंटिफाई एंड डिफाइन। डिफाइन करने के लिए बोला ही नहीं, बोलता तो उसकी डेफिनेशन या मीनिंग देने की जरूरत पड़ती। फिर आप लिखेंगे इसके कॉजेस, तो इसके कॉजेस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि इनएडिक्वेट इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसा ही बोल सकते हो। इंक्रीज इन पॉपुलेशन रेट या फास्ट स्पीड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ऐसे भी लिख सकते हो। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन लिख सकते हो। आप लिख सकते हो एग्रीकल्चर इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन, मतलब एग्रीकल्चर में भी बेरोजगारी है, सीजनल बिजनेस होने की वजह से, ऑक्यूपेशन होने की वजह से। और तुम लो लेवल ऑफ सेविंग, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसे कुछ अदर रीजन भी यहां पर डाल सकते हो। क्वेश्चन बहुत आसान था। चलो जी, ये क्वेश्चन हो गया। अब बच्चा बोलेगा सर आपने यहां एक्सप्लेन भी किया हुआ है। राजे मैंने वो वैसे ही कर दिया, इसमें कहीं लिखा नहीं क्वेश्चन में कि आपको यहां एक्सप्लेन भी करने हैं इसके कॉजेस, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, इमेज बेस्ड क्वेश्चन में ध्यान रखना, आपको ज्यादा लिखने के लिए कभी जोर नहीं देता, वो जोर देता है कि आप फोटो को देखते रह जाओगे और कोई ना कोई कॉन्सेप्ट यहां से ढूंढोगे तो आपको टाइम लगेगा। मतलब ये पहले से ही डिसाइडेड है, बच्चे को टाइम लगेगा, तो उसके हिसाब से उस क्वेश्चन को बनाया गया है। चलो जी, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, लिखा है स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। इस फोटो को स्टडी करो और एक क्वेश्चन गिवन है उसके जवाब देंगे। ये फोटो छोटी है, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, आपके लिए बड़ी हो गई। देखो जी, ये पेड़ सूखा सा है, यहां कुछ औरतें हैं और ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा भी होगा, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ही होगी जनरली तुम्हारे पेपर के अंदर। तो कहानी क्या है, आप क्वेश्चन को आगे बढ़ो। वुमन इन रूरल हाउस होल्ड टेक अप बी कीपिंग, मतलब रूरल मतलब गांव वाले इलाके में जो औरतें हैं वो बी कीपिंग को टेकअप कर रही हैं, मतलब उसका बिजनेस कर रही हैं। बी कीपिंग का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी कौन पाल लेता भाई, अरे भाई बहुत जमाने पहले बहुत ट्रेंड था मधुमक्खी पालने का। एक स्कीम होती है, उसमें डब्बे के अंदर रख के मधुमक्खियों को पाल लिया जाता है। वो प्रोसेस नहीं सिखाऊंगा। मधुमक्खी को पालने के बाद क्या फायदा होता है, मधुमक्खियां शहद बनाती है, वो छत्ता बना लेती हैं, फिर वो छत्ते से वो शहद निकालते हैं, फिर शहद, तुम्हें बताइए बिजनेस बहुत अच्छा है, ठीक है। बी कीपिंग एज एन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी, मतलब एक बिजनेस एक्टिविटी है। सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज मे बी एनवाइसेस्ड अंडर डैश एज डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटी, मतलब बी कीपिंग का इन्होंने काम शुरू किया है। बी कीपिंग जैसी एक्टिविटीज को डाइवर्सिफिकेशन में कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, यहां ऑप्शन है एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री। अब मेरी बात समझना जरा यहां पर दोस्तों, देखो जी, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है गाय, भैंस, बकरी, ये सब पालना, मतलब किसी जीव जंतु को पालना। तो मधुमक्खियों को पालना भी एनिमल हस्बेंड्री ही होता है। तो हम यहां पर 1 वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है जब हम अपने काम, जो एग्जिस्टिंग काम है, उसके अलावा कुछ और काम भी करने लग जाएं, यानी मल्टीपल एक्टिविटीज करने को डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं।
ठीक है जी, सिंपल 1 नंबर का था, तो ये फोटो भी दिखा दिया आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बहुत ट्रेंडिंग है आजकल। लिखा है आइडेंटिफाई द सिचुएशन डिपिक्टेड इन द गिवन इमेज। ये इमेज है, यहां पर सिचुएशन कौन सी है, इसको पहले आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद में बात करते हैं। भैया एक तराजू सा दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, ठीक है जी। इधर लिखा हुआ है इनफॉर्मल सेक्टर, यहां पॉपुलेशन है, यहां लिखा हुआ फॉर्मल सेक्टर, यहां पॉपुलेशन है। देखो जी, फॉर्मल सेक्टर में कम लोग हैं, इनफॉर्मल में ज्यादा है, और लोग है ना दौड़ दौड़ के कहां शिफ्ट हो रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में। तो जब फॉर्मल सेक्टर से लोग इनफॉर्मल सेक्टर में शिफ्ट होने लगे, तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन इनफॉर्मल सेक्टर, या फिर शिफ्टिंग वर्कफोर्स फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल सेक्टर इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। वैसे तो तुम्हें एक अंदर की बात बताता हूं, हमारे देश के अंदर अभी तुम्हारी बुक के हिसाब से 6% लोग फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं और 94% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। जो फॉर्मल में काम कर रहे हैं ज्यादातर ये सरकारी कंपनियों की कहानी है, प्राइवेट भी है यहां पर, लेकिन सरकारी कंपनियों में जनरली फॉर्मल सेक्टर ही होता है। चलो ठीक है, ये इससे खैर तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है 6% 94% से। यहां पर कॉन्सेप्ट दिखाया गया है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। चलो वे वैसे भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इमेज वाला ना भी आए वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सजेस्ट द इंपैक्ट ऑफ द इंडिकेटेड सिचुएशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी पे इनफॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट आपको यहां शो कर देना है। वो एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में आपने खास तौर पे पढ़ा होगा कि भैया यहां रिस्की चांसेस होते हैं, स्लम्स एंड स्क्वाटर्स पे काम होता है, यहां पर इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर नौकरी से निकाल देते हैं विदाउट एनी नोटिस एंड कॉम्पनसेशन, ठीक है। पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कराया जाता है तो स्लो वर्क भी हो जाता है, तो ठीक है, वो बात दूसरी है। कॉन्सेप्ट आपको आता है या नहीं आता, यहां पर हमने इमेज को क्रैक किया है कि इसने क्या बोला है। अगर ढंग से आप देखोगे तो पीछे भारत का नक्शा भी है, तो इंडिया की ही बात की गई है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन को पढ़ूंगा। कंपेयर द ट्रेंड डिपिक्टेड इन द फिगर्स बिलो। ये फिगर्स गिवन है, इसमें कुछ ट्रेंड गिवन है, ट्रेंड मतलब ईयर बाय ईयर डेटा गिवन है, तो उसको कंपेयर करना है। चलो जी कंपेयर करते हैं। कंपेयर एंड एनालाइज वाला क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताता हूं। टेबल या ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो राज्य वहां पे कंपेयर भी लिखा होगा, कोई दो चीजें होंगी उसके बीच में कंपेयर करना पड़ेगा आपको। इधर देखो जी क्या गिवन है, पहले हम अपने क्वेश्चन को सेट कर देते हैं। यहां पर फिगर 1 दी हुई है, कलर चेंज करो, हाँ जी, चलो जी, लिखा हुआ है ट्रेंड्स इन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। आपको ये क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, ये मैं बता दूंगा। जब आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो मैं ये बताऊंगा कि ये नोट्स भी आपको कहां पर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो जी, इधर दिया हुआ फिस्कल डेफिसिट, इधर दिया हुआ प्राइमरी डेफिसिट। ये नीले रंग पे लिखा है, नीले रंग की लाइन जो है ये 2019 का डेटा है, ये गुलाबी रंग की लाइन 2020 का डेटा है, हरे रंग की लाइन 2021 का डेटा है। ये मंथ भी लिखे हुए अप्रैल नवंबर करके, इससे कुछ खास लेन देन नहीं है, बस ये नीले वाला 2019, लाल वाला 2020 और हरे वाला 2021, ठीक है जी। ये सारा फिस्कल डेफिसिट है, ये सारा प्राइमरी डेफिसिट है। आपको दिख रहा है कि फिस्कल डेफिसिट 2019 में 8.1, 2020 में बीच वाला 10.1 और 2021 में इट इज 7.1, और ये 4.7, 6.9, 2.4 2019, 20, 21 में प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यूज है। ये तो ग्राफ में लिखा है। आगे एक और गिवन है, यहां लिखा है फिगर 2 फिस्कल डेफिसिट एज परसेंट ऑफ बजट एस्टिमेट। बजट में जो भी एस्टिमेट लगाया गया है उसमें फिस्कल डेफिसिट कितना है, ठीक है, ये बता रखा है। इधर लिखा हुआ है 2019, 2020, 2021, और यहां लिखा है एज अ परसेंट ऑफ बजट एस्टिमेट, बीई को बोलते हैं बजट एस्टिमेट। चलो जी, ये वैल्यूज दी हुई है। 2019 में बजट एस्टिमेट के हिसाब से 114.8% फिस्कल डेफिसिट हो गया था, यहां 135.1 है, यहां 46.2 है। चलो जी कोई बात नहीं। अब ये क्वेश्चन है 3 नंबर का, आपको इसका आंसर कैसे देना है। देखो जी, ऐसा टेबल या ग्राफ की फॉर्म में क्वेश्चन आता है, आपको सबसे पहले वही बात करनी है जो ग्राफ में लिखी है। इधर कहीं नहीं पूछा ना कौन सा कॉन्सेप्ट है वो एनालाइज करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो खुद दिए हुए हैं। आपको यहां ट्रेंड कंपेयर एनालाइज करने, कंपेयर मतलब तुलना। जब बोले कि कंपेयर करना है तो आपको बताना है कि कौन कम है कौन ज्यादा है, कम ज्यादा बताना होता है कंपैरिजन में। तो यहां हम कंपेयर करने लग जाते हैं। पहली लाइन आपके आंसर में होगी फिस्कल डेफिसिट की। आप बोलोगे 2019 में फिस्कल डेफिसिट 8.1% था, 2020 में यह बढ़ के 10.8 हो गया, और
21 में ये कम होके 7% हो गया। तो इसका ट्रेंड कुछ इस तरीके का हो गया। कहानी खत्म, पहली लाइन। दूसरी लाइन प्राइमरी डेफिसिट के बारे में लिखेंगे और बताएंगे 2019 में ये 4.7%, फिर 6.9, फिर 2.4 हो गया। इतना है, ठीक है, लेकिन आपको जो बताना है, आपको ये बताना है 2019 में कम था, फिर बढ़ा, फिर कम हो गया। ये बढ़ना कम होना आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद तीसरी लाइन इस डायग्राम से आप लिख देना, आपको बताना पड़ेगा यहां पर कि फिस्कल डेफिसिट बजट एस्टिमेट के परसेंटेज से 2019 में 114.8% था, फिर इंक्रीज होकर 135.1 हो गया, वापस डिक्रीज होकर 46.2 हो गया। दैट्स इट। 3 लाइन लिख दी, कहानी खत्म। डायग्राम को देख के कहानी खत्म हो गई। अब यहां मेरे को एक पेपर बनाने की कमजोरी लगती है। वैसे तो बहुत बोलते हैं कि गवर्नमेंट बजट से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इतने नंबर के आएंगे, उतने नंबर के आएंगे, ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं तो बच्चे को लगता है यार इतना सारा कंटेंट हमने पढ़ लिया था, फिर भी ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें कंटेंट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं था, बल्कि ग्राफ को कैसे रीड करना है उसकी टेक्निक ज्यादा थी। मैं भी इन क्वेश्चंस को थोड़ा सपोर्ट नहीं करता हूं। हाँ, इमेज बेस्ड क्वेश्चन में एटलीस्ट वो पूछ तो लेता है कि जो कॉन्सेप्ट है उसके रीजन बताओ, स्टेप्स बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जी। देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 5, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ करंट एनवायरमेंटल चैलेंज। एनवायरमेंट वाले चैप्टर से हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। ये फोटो दी हुई है और आपको बताना है कि इसमें क्या हो रहा है, इंटरप्रेट करना है पूरा सिनारियो को। चलो जी देख लेते हैं पहले। देखो जी, आपको दिखाई शायद ना दे रहा हूं, ये बर्फ के पहाड़ हैं जिसको ग्लेशियर बोलते हैं। ये पिघल पिघल कर पानी बन रहे हैं, ठीक है। यहां लिखा है वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, मतलब समय निकलता जा रहा है। एक्ट नाउ बिफोर इट्स टू लेट, अभी से एक्शन ले लो ताकि बहुत ज्यादा लेट ना हो जाए। इधर नीचे घर वगैरह बनाए हुए हैं, तो इतनी इंपॉर्टेंस इस नीचे की छोड़ो, ऊपर की देखो। ग्लेशियर पिघल रहे हैं और अपनी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को याद करो। एनवायरमेंट वाले चैप्टर में ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बताते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है। गर्मी हो जाती है, बर्फ के पहाड़ पिघलने लगते हैं, तो वो वाली बात हो रही है। तो आप बोलो कि यहां पर कॉन्सेप्ट ग्लोबल वार्मिंग का शो किया हुआ है। अब इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट में कुछ साइलेंट है क्वेश्चन, अपनी मर्जी से इसके ऊपर कुछ दे दो। या तो आप कॉजेस लिख दो, इसके ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेस क्या है, या आप इसका इंपैक्ट लिख दो। अब बच्चा बोलेगा सर कितना कितना लिखना है, जितने नंबर का है ना उतने पॉइंट लिख देना। अगर मान लो ये 3 नंबर का है तो एक तो तुमने कॉन्सेप्ट बता दिया ग्लोबल वार्मिंग, यहां डेफिनेशन भी देना ग्लोबल वार्मिंग की कि इट इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड ओशियन, ठीक है। फिर 2 कॉजेस बता दो या 2 इंपैक्ट बता दो, या फिर एक कॉज एक इंपैक्ट बता दो। अपने हिसाब से मैनेज कर लो उन पॉइंट्स को, क्योंकि क्वेश्चन इज साइलेंट कि कॉजेस लिखने हैं या इंपैक्ट लिखना है। आपको इंटरप्रेट करना है, आप जिस तरीके से कर पाओ उस तरीके से बेहतर रहेगा। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है यहां पर, पेन का कलर सुंदर कर दूं, आ शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। मतलब प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के कुछ एरिया है जहां पर हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, काम करते हैं, धंधा करते हैं, ठीक है। यहां से लोग शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब फसल उगाने वाले काम से क्रॉप फार्मिंग से अदर एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे शिफ्ट हो रहे हैं विद अ व्यू टू रेजिंग इनकम, अपना इनकम जनरेट करने के लिए। जैसे गांव देहात में क्या होता है, बेसिकली फैमिली एग्रीकल्चर में लगी हुई है, एवरेज बेसिस से बता रहा हूं, और फिर फैमिली बड़ी होती जाती है वहां पर, तो कुछ लोग एग्रीकल्चर के अलावा मुर्गी पालन, मछली पालन, गाय भैंस बकरी पालना शुरू करते हैं, बी कीपिंग शुरू करते हैं, कुछ लोग कुछ दूसरा काम शुरू करते हैं। तो इसका मतलब वो अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में जा रहे हैं। यहां पर एक फोटो दी हुई है, फोटो को बड़ा करके दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छी दिखे। देखो जी, इधर सेब लगे हुए हैं, अनार है, सेब भी साथ में लगा दिए इन्होंने। यहाँ गाय, यहाँ ट्रैक्टर चल रहा है, यहाँ खेती हो रही है, और यहाँ पर वेजिटेबल्स हैं, और यहाँ पर फार्म हाउस बना रखा है, ऐसा कुछ है। तो मतलब यहाँ पर कहना, कवि, राइटर को कवि कह दो, यहाँ पर क्वेश्चन लिखने वाले को कवि कहना चाह रहा है कि भैया उसने डाइवर्सिफिकेशन कर लिया है। डाइवर्सिफिकेशन कर लिया, ठीक है। अब 1 नंबर का क्वेश्चन है भाई, ये ऑप्शन देखो, कह रहा है कि वो कुछ नहीं कर रहा है यहां पर, या फिर डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, या फिर एक और डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन है। इधर लिखा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, और यहां लिखा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। देखो दोस्तों, क्रॉप प्रोडक्शन का डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जब आप एक क्रॉप का प्रोडक्शन करते हो तो आप उसके अलावा दूसरी, तीसरी, चौथी क्रॉप बना रहे हो। गेहूं बना रहे थे पहले,
गेहूं के अलावा 3-4 क्रॉप्स और प्रोडक्शन करने लग जाओ, दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसका मतलब हो गया सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से आप मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम पे जा रहे हो। यहां पर आपने पूरी प्रोडक्टिव एक्टिविटी को ही बढ़ा दिया। अब सेब संतरे फ्रूट्स के काम को बोलते हैं हम हॉर्टिकल्चर, समझे ना, तो अलग ही एक्टिविटी पे आ गए हो, तो दिस इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ये आंसर हो जाएगा इसका, 1 नंबर का था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अपने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तो यहां फोटो दिखा रखी है और ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है, मैं बताता हूं। लिखा है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कवर्स द सर्विसेज इन्वॉल्व्ड इन मूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फ्रॉम वन फार्म टू द कंज्यूमर। कहता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के प्रोसेस में हम प्रोडक्ट को अपने फार्म से कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली किताब से। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में कौन कौन सी सर्विसेज आती है वो बता रहा है। दीज सर्विसेज इन्वॉल्व प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, हैंडलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन सच अ वे एज टू सेटिस्फाई फार्मर्स, इंटरमीडिएटरीज एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, अपने सामान को पैक करना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टोरेज करना, उसकी प्रोसेसिंग करना, उसको गैदरिंग करना, उसको असेंबल करना, हैंडलिंग करना, कैसे वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचेगा, ये सारे एक्टिविटीज को बोलते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। यानी अपने फार्म से कंज्यूमर तक सामान कैसे पहुंचाओगे, उसके बीच में जितने भी स्टेप्स हैं वो सब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का हिस्सा है। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, इनमें से क्या एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है। जब तुम सामान बनाओगे उसकी स्टोरेज भी करोगे, उसको प्रोसेस भी करोगे, उसकी गैदरिंग भी करोगे, इकट्ठा भी करोगे, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना इज नॉट द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। थर्ड वाला राइट आंसर हो गया। अब ये फोटो दी हुई थी, देख लो भैया, फोटो इतनी बड़ी है, फोटो से इसका कुछ लेन देन नहीं था। मतलब तुम बिना फोटो को देखे भी कई बार कॉन्सेप्ट की मजबूती से ऐसा क्वेश्चन क्रैक कर पाओगे। तो यहाँ कॉन्फिडेंस वाली बात आती है। कई बार बच्चा कॉन्सेप्ट मतलब पिक्चर देखकर डर भी सकता है, डरना नहीं है, फेथ रखना है। अब दोस्तों तुम बोलोगे सर इसके मेरे को नोट्स कहाँ मिलेंगे? राजेश के नोट्स मिलेंगे आपको कॉमर्स वाला के टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब वहां क्लिक करके ये जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है वो सब डाउनलोड कर सकते हो। और मजेदारी की बात लास्ट में आपसे एक पूछ लूंगा मैं चीज। अब यहां क्वेश्चन देखो, अंडर विच सिस्टम पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल कुड गेट एसेंशियल गुड्स एट लोवेस्ट सब्सिडाइज्ड रेट्स। सरकार के सब्सिडाइज रेट होते हैं, सस्ते में एसेंशियल ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स बेसिकली मिल जाती हैं, गेहूं, चावल, चीनी वगैरह, गरीब पुअर जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं उन लोगों को। तो जिस सिस्टम के थ्रू मिलती है उसको क्या बोलते हैं? उसको एमएसपी नहीं बोलते, उसको बफर स्टॉक भी नहीं बोलते, उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। दिस इज द राइट आंसर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोड्यूसर्स के लिए है, ठीक है, जिसमें उनका सामान नहीं बिकता तो गवर्नमेंट एक मिनिमम रेट दे देती है कि आप इस रेट पर सामान बेच सकते हो। यहां गरीबों को सामान प्रोवाइड करने की बात होती है। बफर स्टॉक वो स्टॉक होती है जो सरकार अपने पास रखती है ताकि इमरजेंसी में काम आ सके, ठीक है ना, जैसे कहीं फ्लड, अर्थक्वेक, इनके काम आ सके, सस्ते में नहीं दे रही उसको, ठीक है। ये फोटो बड़ी सी दिखा रखी है, राशन की दुकान है, राशन वाले भैया अंगूठा लगवाते हैं फिर राशन प्रोवाइड करते हैं लोगों को, आप जानते भी होंगे, ठीक है जी। आगे आ जाओ जी, ये फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो लिखा है रीड द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। भैया चार्ट को देखो, एक फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको फिल करना है। यहां लिखा है कैपिटल अकाउंट, बीओपी से क्वेश्चन है, चलो जी इतना पता लग गया। इसमें इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरिंग्स, एक्सटर्नल असिस्टेंस जैसे शब्द लिखे हुए हैं, चाहे तुम्हें समझ आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, अपनी उस बात पे ध्यान दो जो खाली है। इन्वेस्टमेंट के दो टाइप है, एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई बोल लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। शेयर डिबेंचर्स की खरीद बिक्री पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, और डायरेक्ट फर्म में इन्वेस्ट करना, जमीन खरीदना, ब्रांच खोलना, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहां पर पोर्टफोलियो वाला आंसर था, इसको टिक कर दो, यहां पर कॉन्सेप्ट की मजबूती काम आएगी। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने अब पेश कर रहा हूं, ये फोटो दी हुई है, लिखा है ऑब्जर्व द कार्टून गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। नीचे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप पहले कार्टून को ऑब्जर्व करो। कार्टून को बड़ा कर देता हूं, ये कर दिया जी। यहां लिखा है यस्टरडे, इधर लिखा है टुडे, कल की बात है। पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे को फिनिश योर डिनर, देयर आर पीपल इन चाइना एंड इंडिया हु आर स्टार्विंग। कहता अपना खाना खा ले, चाइना और इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भूखे हैं। स्टार्विंग मतलब भूखे हैं, ऐसे बोल रहा था। आज क्या बोलते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को? फिनिश योर होमवर्क, देयर आर पीपल इन चाइना एंड इंडिया हु आर स्टार्विंग फॉर योर जॉब।
कहता अपना काम कर ले टाइम पे। इंडिया और चाइना में ऐसे लोग हैं जो नौकरी के प्यासे हैं, मतलब इतने कंपैरेटिव हैं कि तेरी नौकरी खा जाएंगे इस बार। मतलब उनको भी अच्छा काम आता है, अब वो तेरी जगह आ जाएंगे। तू नहीं करेगा तो कंपनी बोलेगी किसी और को रखेंगे हम। लेकिन कंपनी बाहर के बंदों को क्यों रख रही है? मतलब ऑब्वियसली इंडिया चाइना की बात नहीं हो रही, पहली बात तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, देख रहे हो, कोई बात नहीं, वो तो चलता है। लेकिन इंडिया चाइना की बात नहीं हो रही क्योंकि वो इंडिया चाइना का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो यार विदेशों के लोग हमारे देश की नौकरी खा जाएंगे क्योंकि उनमें टैलेंट है। तो इट इज अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से ये पॉसिबल हो सका है कि हम फॉरेनर्स को जॉब दे रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, सेल परचेज चल रही है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा है जी, व्हाट डज दिस कार्टून शो? दिस कार्टून शोज राज्य ग्लोबलाइजेशन। इतना ही पूछा है, डेफिनेशन नहीं पूछी, आप मत देना डेफिनेशन। फिर पूछा है विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने से रिलेटेड कौन सी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रोल प्ले करती है? भैया इस चक्कर में तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो 1995 में स्टैब्लिश हुई थी, GATT की जगह, वो ये काम करती है। दैट्स इट। दिस वॉज द सेशन ऑफ इमेज बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो कि सर यहां मजा आ गया, कैडे लेवल की कहानी कर दी आपने, तो सर इसका पार्ट 2 भी ले आओ, मतलब और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाओ। तो बाबू इसके लिए कमेंट सेक्शन में अपनी इच्छा जताओ। मैं हमेशा वही काम करता हूं जिसकी नीड तुम्हें होती है, जो तुम्हें डिमांड करते हो वो मैं सप्लाई करता हूं। इसके अलावा आपकी दिक्कतें और बता रहा हूं। बच्चा असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में फंसा हुआ है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर बताओ कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन की मैंने वीडियो बना रखी है, ये देखकर तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिली या नहीं, या तुमने देखी या नहीं देखी। अपना यूट्यूब पे लिखो असर्शन रीजन कॉमर्स वाला, लिखोगे अपने आप ही असर्शन रीजन कॉमर्स वाला लव कौशिक लिखोगे, अपने पास वैसे ही आ जाएगी। तो वो आपको देखने को मिलेगी और आपकी बहुत हेल्प होगी उससे। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं ये भी चाह रहा हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि इकोनॉमिक्स के केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए लाऊं या तुम्हें पहले से ही आते हैं। नहीं, ये बताओ। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। प्यार बना रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल।